नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की। और हॉर्टिकल्चर में क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स वाली हॉर्टिकल्चर है वो चल रही है, ठीक है। और उसमें हम बनाना की बात कर चुके हैं, मैंगो की बात कर चुके हैं और सिट्रस की हमने बातें कर ली थी। साथ में हमने एक क्लास में इंपॉर्टेंस भी देखा था, ठीक है। कुल मिलाकर हमारी 4 क्लासेज हो चुकी थी। पिछली क्लास में हमने सिट्रस की बात की थी और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है ग्रेप्स पर, यानी कि अंगूर पे, ठीक है। अंगूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है, आपको ध्यान रखना है। अभी अंगूर वाला जो सीजन है वो चल भी रहा है। इस टाइम पे बाजार में खूब अंगूर आपको मिल भी रहे होंगे, दिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो अंगूर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसकी सारी जानकारी हम निकाल लेते हैं कि फार्मिंग कैसे होती है, सोइल रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेट कैसी रिक्वायर होती है, न्यूट्रेंट कौन कौन से जो है आवश्यक होते हैं, डिजीज कौन कौन सी होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके ये जो जितने भी हम कहते हैं भाई, जब भी क्रॉप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी ये फल होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डायरेक्टली फ्रूट के रूप में तो इनको कंज्यूम करते ही हैं, इनके बाई प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट इनके बहुत ज्यादा बनते हैं। और इसमें जो मैंगो है, आपका बनाना है, इनके तो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, कई प्रकार की चीजें बनती हैं। आपने देखा होगा चिप्स बन जाते हैं, ठीक है। जो आपने वेपर्स खाई होगी, वेपर्स आपके जो है केले की बनती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये तो बनती है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि आपका जो ये अंगूर है ना, ये बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम में आता है, बियर बनाने में, ठीक है, वाइन बनाने में, कई प्रकार की चीजें हैं जो इससे बनती है, ठीक है। वाइन की तो पूरी इंडस्ट्री ही किस पे बेस्ड है, अंगूर पे बेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब अंगूर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इंडिया में क्या स्टेटस है, वर्ल्ड में क्या स्टेटस है, ये देखेंगे और साथ में ये बातें करेंगे कि जो अंगूर है उसकी खेती होती कैसे है, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखी जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। तो वाइटिस वेनिफेरा इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है, वाइटिस वेनिफेरा नाम है। दूसरी बात, जो फैमिली है वो आपकी इसकी विटेसी है, ठीक है। फैमिली का नाम क्या है, विटेसी इसकी फैमिली होती है। इसके बाद में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखें तो पश्चिमी एशिया और यूरोप में ये बहुत ज्यादा उगाया जाता है। आपको पता हो तो वाइन, इनका जो शौक है, वाइन पीने का जो शौक है वो यूरोपियन लोगों को ज्यादा है, ठीक है। जो ये अंग्रेज लोग होते हैं ये रेड वाइन और पता नहीं कौन कौन सी वाइन जो है हम तो फिल्मों में ही देखते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ तो इतनी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लेकिन यूरोपीय जो देश है वहां पर क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी से बचने के लिए इस प्रकार की गर्मी वाली चीजें ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो वाइन होती है वो ज्यादा वहां पे बनती है, तो वहां पर ही इसका उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो पश्चिमी एशिया में और यूरोप में जो है आपके लगभग, सबसे पहले हम ये कहते हैं उत्पत्ति तो पश्चिमी एशिया और यूरोप में हुई, लेकिन भारत में यह लगभग 1300 ईस्वी के समथिंग में आई, ठीक है। इसके बाद में हम ये कहते हैं ये आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इसका मतलब तोड़ने के बाद में ये पकेगा नहीं, जहां पर तोड़ लोगे वे उसी स्टेज में ये रह जाएगा। इसके बाद में बहुवर्षीय लता पर उगता है। लता का मतलब होता है डालियां होती है, इनका पूरा पौधा नहीं होता है, क्लाइंबर होती है एक तरह से, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि अंगूर के जो बाग होते हैं वो इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक पौधा लगा दिया, उसको किसी सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ाया और ऊपर एक जो है पंडाल की तरह, ठीक है, ऊपर चारों ओर फैला देते हैं इसके। यहाँ पर जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें फुटान नहीं होने देते हैं, सारी फुटान तोड़ते रहते हैं। एक ही जो कलम है वो ऊपर तक चढ़ाई जाएगी, उसके बाद में यहाँ इसको फैलने दिया जाता है ऊपर। तो यहाँ पर जो उत्पादन होता है उसको तोड़ लिया जाता है, नॉर्मली हम देखते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से जो अंगूर है वो लगते, ठीक है। तो बहुवर्षीय लताओं पे लगने वाला क्या है, फल है। एक देखो इसके जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। देखो, एक तो ताजा फल के रूप में यूज करते हैं, इसका जूस भी बना लेते हैं, इसका जेम और जेली भी बन जाता है, सिरका भी इसका तैयार होता है, वाइन इससे तैयार होती है, बीज का तेल जो है इसका निकाला जाता है और इससे ही किशमिश तैयार
होते हैं, ठीक है। हम जो किशमिश खाते हैं वो एक तरह के कच्चे अंगूर ही होते हैं, ठीक है। उनको जो है पूरे पकने नहीं दिया जाता है, पहले ही उनको सुखा लेते हैं, ठीक है। सीडलेस जो अंगूर होते हैं उनको। साथ में हम ये कहते हैं ताजा फलों के रूप में, जूस के रूप में, जेम जेली के रूप में, सिरका के रूप में, वाइन, यूरोपियन देशों में वाइन के रूप में, और इसका जो बीज होता है उसको तेल निकालकर उस तेल का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अधिकतर जो चीजें हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। यदि हम विश्व की बात करें तो अंगूर वैश्विक फल उत्पादन का 16% हिस्सा है। यदि हम पूरे फलों की बात करें, पूरे विश्व में जितने भी फल होते हैं उनमें से 16% कौन है? अंगूर है, ठीक है। तो 16% काफी ज्यादा है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग हम ये कहते हैं कि 68 मिलियन टन के लगभग है, ठीक है। ध्यान रखना इस 68 मिलियन टन को। यह मुख्य रूप से इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, अमेरिका में, तुर्की में, अर्जेंटीना में, ईरान में, पुर्तगाल में, दक्षिण अफ्रीका में, चिली में, इन सब में उगाया जाता है। और साथ में हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें भी खूब ज्यादा उत्पादन होता है, उसकी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, भारत का उत्पादन लगभग 25 टन पर हेक्टेयर में प्रथम स्थान पर है। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? अंगूर का उत्पादन करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अंगूर की खेती काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि इसको हम ऑर्गेनिकली कैसे उगा सकते हैं, किसी केमिकल की जरूरत जो है नहीं पड़े तब। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर जोर दिया जाता है। जब हम अंगूर को प्राकृतिक नेचुरली तरीके से उगाना चाहते हैं तो उसमें केमिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मृदा, जल, पौधों और सूक्ष्म जीवों की रक्षा करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है आपका वो बनाए रखते हैं। क्लाइमेट कैसी चाहिए? तो शुष्क जलवायु का पौधा है। 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्ष में क्या होनी चाहिए? आपके बारिश हो जानी चाहिए, इतनी काफी है। 15 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तीनों चीजें एक जगह ही आ गई। टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 से लेकर 40। जो है शुष्क जलवायु का पौधा है। 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है, ठीक है। फूल बनने के समय उच्च आर्द्रता, बादल युक्त मौसम अंगूर उत्पादन के लिए हानिकारक होते हैं। जब फूल आ रहे हैं उस टाइम पे एक तो ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात बादल युक्त मौसम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फूलों में क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। और फूलों में अंगूर सही ढंग से नहीं लगते हैं, क्योंकि अंगूर पूरे गुच्छे में आता है तो गुच्छे में ही फूल आएंगे। जब एक फूल में कोई इंसेक्ट आ जाता है तो पूरे फूलों को खा जाता है। इस प्रकार से जो है नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो क्लाइमेट में ये चीजें ध्यान रखनी है। मृदा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छे अंगूर अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में, जिसका पीएच 6.5 से लेकर 7.5 होता है, बेहतर विकसित होते हैं। इस पीएच पर सबसे बेस्ट रहते हैं, ठीक है। और साथ में लवणीय मिट्टी अंगूर की उपज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यदि मिट्टी में साल्ट है तो फिर सही उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोपोगेशन की हम बात कर रहे हैं। और प्रोपोगेशन में हम ये कहते हैं कि आपका जो प्रोपोगेशन है वो डॉग रिज या साल्ट क्रीक जैसे लवण प्रतिरोधी स्टॉक का उपयोग किया जाता है। जब हम रूट स्टॉक काम में लेते हैं तो दो रूट स्टॉक है, एक तो डॉग रिज नाम का और एक साल्ट क्रेक नाम का, ठीक है। ये रूट स्टॉक इस्तेमाल किए जाते हैं। रूट स्टॉक के ऊपर या तो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या हम बडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग या बडिंग दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखो वेराइटीज की हम बात कर लेते हैं। वेराइटीज, इंपोर्टेंट जो वेराइटीज है उनमें थॉमसन सीडलेस, जिसमें सीड नहीं आते हैं, ज्यादातर यही उपयोग में ली जाती है, ठीक है। शरद सीडलेस हो गया और तास ए गणेश, ठीक है। नॉर्मल गणेश भी आ जाए, गणेश नाम की वेराइटी, तो भी आपको अंगूर ही करना है। तास ए गणेश भी आपकी किसकी है? अंगूर की ही वेराइटी है, इसका भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है स्पेसिंग। स्पेसिंग में हम ये कहते हैं कि यदि हमें डेंसिटी में उगाना है, डेंसिटी कैसी रखनी है? हाई रखनी है, तो हमें क्या करना है? 2.5 से लेकर 1.5 मीटर का जो फासला है वो रखना है, नहीं तो हम 3 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भी जो है आप स्पेसिंग रख सकते हो, ठीक है। दोनों प्रकार की स्पेसिंग इसमें होती है। फिर आता है लैंड प्रिपरेशन, यानी कि मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, फ्रूट्स में जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि किसी प्रकार का कोई प्लाविंग करनी पड़ेगी या विशेष प्रकार की कोई बहुत ज्यादा जो है आपको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, भूमि की जुताई 2 बार करो, हल्की गुड़ाई 3 बार की जाती है, ताकि मिट्टी को अच्छी तरह से क्या करे, हवादार किया जा
सके, पोरस होनी चाहिए मिट्टी, ठीक है। पोरस हो जाने के बाद में जैसे ही हम गड्ढे खोदते हैं तो गड्ढों में खाद बीज मिला दिया जाता है, ऐसे नहीं बिखेरते हैं, पर्टिकुलर गड्ढों में ही खाद बीज डाला जाता है। इसके बाद में आ जाता है इरिगेशन। इरिगेशन कैसे करेंगे? सर्दियों में 1000 लीटर प्रति बेल, गर्मियों में 2000 लीटर प्रति बेल सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। सर्दियों में सिंचाई ऐसे करेंगे और गर्मियों में सिंचाई, क्योंकि गर्मियों में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगा जी? प्रति बेल का मतलब है एक पौधा, ठीक है। एक पौधे में हम उसके जीवन भर के लिए 1000 लीटर गर्मियों के हिसाब से और 2000 लीटर वो सर्दियों के हिसाब से 1000 लीटर और गर्मियों में हम क्या डाल देंगे? 2000 लीटर लगभग पानी हम उसमें अप्लाई कर दे। इस हिसाब से हमें क्या करना है? सिंचाई करनी है। आई बात समझ में? इसके बाद में आ जाता है पेस्ट एंड डिजीज। कई प्रकार के रोग इसमें लगते हैं और आपको पता हो तो सबसे पहले हम जब कवक संबंधित रोगों की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें पाउडरी मिल्ड्यू नाम का रोग आपके सबसे पहले देखा गया था और ये अंगूर में ही देखा गया था, ठीक है। किसमें देखा गया था? अंगूर में। और फ्रांस में सबसे पहले अंगूर में ही इस रोग को नियंत्रित करने के लिए बोर्डो मिश्रण बनाया गया था, आपको पता हो तो। जब हम फंजीसाइड की बात करते हैं तो सबसे पहला फंजीसाइड जो है आपके बोर्डो मिश्रण के तौर पे ही डेवलप किया गया था। तो वो चीजें होती है जिसमें आपके कॉपर सल्फेट भी है, कैल्शियम सल्फेट भी है और जल का मिश्रण होता है, तीनों का, उसको हम बोर्डो मिश्रण के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हम जो आपके फ्ली बीटल्स है, भृंग है, उस कीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लार्वा और पत्तियों को खाकर क्या करेगा? नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लार्वा जो कलियां और पत्तियों को खाता है, लट होती है एक तरह की। नियंत्रण के लिए क्लोरोफोरिफोस या इमिडाक्लोरोपिड का हम क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे, जो है 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से या 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। जो इमिडाक्लोरोपिड होता है ना दोस्तों, ये काफी हानिकारक होता है, ठीक है। यानी कि जो सूक्ष्म छोटे कीट होते हैं ना, उनके लिए इफेक्टिव होता है, तो इसकी मात्रा भी थोड़ी कम ही लेनी चाहिए। 0.5 तक हम ले सकते हैं, ज्यादा मात्रा इसकी हानिकारक हो सकती है। थ्रिप्स की बात कर लेते हैं। थ्रिप्स आपका अगेन छोटा सा कीट है, पत्तियों और फूलों को रस चूस कर क्या करेगा? उनको मुड़ा देगा या उनको सुखा देगा, ठीक है। वही आपके जो है फिप्रोनिल काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2 ml पर लीटर के हिसाब से, या इस स्पेनोसाइड की हम बात करें तो ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से। यहाँ पर आप इमिडाक्लोरोपिड भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले भी मैंने बताया है, दोबारा और बता रहा हूं कि कुछ फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए, ठीक है। जब भी कोई पर्टिकुलर याद ना आए तो उसका आसपास का आप लिख के आ सकते हो, जैसे क्लोरोफोरिफोस लिख सकते हो, इमिडाक्लोरोपिड लिख सकते हो, ठीक है, डाइमिथोएट लिख सकते हो। ये कई फंजीसाइड है जो कॉमनली यूज में लिए जाते हैं, वो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। जब हम इंसेक्टिसाइड का कहते हैं तो इसमें यह नहीं होता है कि पर्टिकुलरली विशेष फसल के लिए विशेष इंसेक्टिसाइड काम में ले रहे हैं, कोई दूसरा भी डाल देगा तो उससे भी नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं है कि उससे नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन वो इफेक्टिव कम होता है, इसलिए हम पर्टिकुलर की बात करते हैं। बाकी आप बेसिकली लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है मिलीबग। मिलीबग वही रस चूसने वाला कीट है, फफूंद का संक्रमण भी करता है। इसको रोकने के लिए हम क्रिप्टोलेमन जो आपके मोन्टोजिएरी, ये क्या होता है? एक तरह का भृंग होता है, ठीक है, बिटल होता है जो इसको खाने का काम करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो या तो इसका उपयोग कर लेंगे या नीम का स्प्रे कर देंगे। नीम का स्प्रे करके हम रिप्लेसमेंट के रूप में काम करते हैं, रिप्लेस करता है, ये भगा देता है इनको, ठीक है, उस प्रकार से काम करता है। लीफ हॉपर की हम बात कर लेते हैं। पत्तियों को पीला कर देता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। इमिडाक्लोरोपिड यहाँ काम में ले सकते हैं, ठीक है। इमिडाक्लोरोपिड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। इमिडाक्लोरोपिड का भी कम काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना, आप ज्यादा काम में मत लेना, 2 ml इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक ही काम में लेते हैं, इससे ज्यादा काम में नहीं लेना है। इसके बाद में आ जाता है रोग। रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम डाउनी मिल्ड्यू, अभी मैं कह रहा था ना कि पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जो है ये सबसे पहले देखे गए रोग थे, ठीक है। इनमें से भी जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो आपके सबसे पहले देखा गया था फ्रांस में, ठीक है। और इसी के आधार पर आपको पता हो तो हम बोर्डो मिश्रण की बात करते हैं, तो बोर्डो मिश्रण भी इसी के जो है इसी को नियंत्रित करने के लिए खोजा गया था। और उसकी जो खोज भी इस प्रकार से हुई थी कि मान लो जो कलर है पेंटिंग है वो चूने से ही करते हैं, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट ही काम में लेते हैं। तो उसका जब हम यूज कर रहे थे तो वो कलर कुछ मात्रा में जो है आपके इनके बागान पे भी गिर गया था, तो उसकी वजह से ये देखा गया कि जहां पर जो चूना गिरा था वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपके ये रोग कम प्रभावी था,
ठीक है। तो फिर उस हिसाब से बाद में धीरे धीरे क्या बनाया गया, एक पेस्ट तैयार किया गया, एक मिश्रण तैयार किया गया, जिसको हम बोर्डो मिश्रण के रूप में आज भी जानते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे डाउनी डाउनी यानी कि नीचे की तरफ सफेद क्या दिखाई देगी, फफूंद जैसी ग्रोथ दिखाई देगी। इसको हम बोर्डो मिश्रण आ गया ना 1% और मेटालेक्सिल 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू दूसरा हो गया, इसमें पाउडर जैसा चूर्ण जो है आपके पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है। जो वेटेबल सल्फर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो जो आपका ये है, एक जो ऑक्सीट्रोबिन, ठीक है, ये एक कोई फंजीसाइड है, इतना याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, वेटेबल सल्फर भी आप याद कर सकते हो। इसके जगह और भी फंजीसाइड आप जो है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम केराथिन भी काम में लेते हैं। ठीक है। क्या काम में लेते हैं, मैं तो यही याद रखता हूँ, केराथिन आप भी याद रख लेना, केराथिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद में आ जाते हैं एंथ्रोनॉक्स, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज को हम ये कहते हैं कि ये जो फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, इन पे काले काले धब्बे हो जाते हैं। ठीक है। कार्बेंडाजिम हम जो है इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। कॉपर ऑक्सीडोक्लोराइड हम ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करते हैं। दोनों ही एक तरह के फंजीसाइड है। इस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को हम बैक्टीरियल डिजीज के कंट्रोल के लिए भी काम में लेते हैं, ये भी बात ध्यान रख लेना। ठीक है। जब कभी बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। ब्लैक रोट की हम बात करें तो यानी कि लाल सड़न। अब देखो, इसमें पत्तियों पर काले गोल धब्बे और फलों में जो है सड़न आता है। आई बात समझ में। पर पत्तियों पर क्या हो जाती है, सड़न होना स्टार्ट हो जाती है, फलों पर इन पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। मैनकोजेब जो कि अगेन एक फंजीसाइड है, मिथोफेनेट मिथाइल जो कि एक फंजीसाइड है, दोनों का हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यील्ड और हार्वेस्टिंग की। देखो, जो है अंगूर में हम ये कह रहे हैं कि पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जो है पर्टिकुलरली ऐसे तो होगा नहीं कि कोई पर्टिकुलरली कोई विशेष चीज पूछी जाए। अंगूर का पूरा वर्णन आने वाला है। ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आपको ये इंक्लूड करके सारे टॉपिक लेके आने हैं। यदि हम यील्ड की बात करें तो यील्ड में हम ये कहते हैं कि जो यील्ड होती है वो सेकेंड ईयर से दूसरे साल से प्रारंभ होती है और एवरेज 15 से लेकर 20 टन पर हेक्टेयर। ठीक है। और 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको क्या मिलती है, ये यील्ड प्राप्त होती है। ठीक है। अंगूर की उपज दूसरे वर्ष में कितनी मिल रही है। अंगूर की आर्थिक आयु लगभग 15 वर्ष तक होती है। आई बात समझ में। एक बार आपने अंगूर लगा दिया, उससे आप 15 वर्ष तक क्या लेते रहोगे, लगातार जो है अंगूर लेते रहोगे। आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी, आपको न्यूट्रिएंट देते रहने पड़ेंगे। ठीक है। कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहेगा। तो ये फायदा होता है जब हम एक बाग लगाते हैं, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है 15 साल तक। ठीक है। तो ये काफी लंबी प्रोसेस होती है। आई बात समझ में। ये चीजें होती है। दूसरे साल से जो है आपको क्या मिलना प्रारंभ होगा, यील्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यील्ड धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है और चौथे साल तक यील्ड कितनी चली जाएगी, 25 टन तक चली जाएगी। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की विशेष प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हो। बाकी सारी बेसिक बातें हैं जो कि हमने पढ़ी है। डिजीज और जो इंसेक्ट है उनको आप विशेष रूप से पढ़ोगे। इससे पहले वाली डिजीज में हमने थोड़ा सा, क्योंकि मैंगो में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन जो आपके बीच में बनाना और सिट्रस की हम बात नहीं की है हमने डिजीज की, तो एक बार इनके डिजीज की और बीच में बातें हम कर लेंगे। वैसे डिजीज एक जैसी ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है। जो फंजीसाइड वाली डिजीज है उनमें फंगस के द्वारा, फंजीसाइड द्वारा कंट्रोल करना है। ठीक है। इंसेक्ट है उनको हम किसी इंसेक्टिसाइड द्वारा कंट्रोल करेंगे। हाँ, कोई वायरस वाली डिजीज है तो उसके लिए कुछ अलग से हम स्पेसिफिक करते हैं। बाकी सब कैजुअल है, सारे रोग जो है उसी प्रकार से नियंत्रित किए जाते हैं। कुछ फंजीसाइड याद रखने हैं और कुछ आपको इंसेक्टिसाइड याद रखने हैं। जो सिम्टम होते हैं वो आपको अधिकतर उसके नाम से ही पता चल जाते हैं, डिजीज के नाम से ही पता चल जाते हैं। तो ये बेसिक बातें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्लियर हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।